हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री इन डिटेल, यहाँ केमिस्ट्री स्टडी करते हैं डिटेल में। तो आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा रिएक्शंस ऑफ मेटल्स, उसमें भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने ऑलरेडी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाले चैप्टर में पढ़ी है, उसे थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। जिनको ज़्यादा डिटेल में रिवीजन चाहिए उनके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी के लिए फिलहाल उसे स्टडी करते हैं। चलिए, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपकी स्क्रीन पर एक रिएक्टिविटी सीरीज दिख रही होगी। ये रिएक्टिविटी सीरीज हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में भी स्टडी किए थे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन in which more reactive metal displace less reactive metal from its salt solution such reaction is called as displacement reaction। ये हो गई उसकी डेफिनेशन। मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसकी जगह से हटाएगा। जैसे ये CuSO4 कॉपर सल्फेट, ये होता है ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट। इसमें ऐड करेंगे जिंक सॉलिड अवस्था में, कॉपर सल्फेट रहेगा एक्वस अवस्था में, मतलब पानी में, ब्लू कलर का पानी में डिसॉल्व है, प्लस जिंक। रिएक्शन होगी ZnSO4 एक्वस अवस्था में प्लस Cu सॉलिड अवस्था में। Cu यहां बनेगा सॉलिड अवस्था में। क्या हुआ? जिंक ने कॉपर को उसकी जगह से हटाया और खुद जाके SO4 को चिपक गया। SO4 मतलब सल्फेट। कॉपर को उसकी जगह से हटाया, जिंक जाके चिपक गया। तो यहां ऊपर देखिए, जिंक है ऊपर और कॉपर है नीचे। तो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर वाला मेटल अपने से नीचे वालों को सॉल्ट सॉल्यूशन में डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे सोडियम अपने से नीचे वालों को डिस्प्लेस करेगा, उसके ऊपर पोटेशियम है तो उसे शायद डिस्प्लेस ना कर पाए। जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है, जिंक लीड को डिस्प्लेस कर सकता है, जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है। रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन ही अकेला नॉन मेटल है, बाकी सभी मेटल्स है। ओके, जिंक अपने से नीचे वालों को डिस्प्लेस कर सकता है। अब एक एग्जांपल देखेंगे। NaCl सोडियम क्लोराइड एक्वस अवस्था में प्लस Ag मतलब सिल्वर सॉलिड अवस्था में। क्या होना चाहिए? नो रिएक्शन। क्यों नो रिएक्शन? क्योंकि सिल्वर है नीचे और सोडियम है ऊपर। नीचे वाला मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे वाला मेटल अपने से ऊपर वालों को सॉल्ट सॉल्यूशन में डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ऊपर वाला मेटल अपने से नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। ये ऑलरेडी हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देख लिया था, उसके बावजूद भी यहां ये टॉपिक रिपीट हो रहा है। इसका ले लेंगे स्क्रीनशॉट, सेव कर लेंगे इसको। हो गया। एक और एग्जांपल लेंगे, Pb प्लस CuCl2। नीचे वाला काट रहा हूं मैं। CuCl2 कॉपर क्लोराइड प्लस Pb। अब रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे, Pb ऊपर है,
पीबी के नीचे कॉपर है, इसका मतलब पीबी सीयू को डिस्प्लेस कर सकता है, लीड कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। यहां ये सॉलिड अवस्था में और ये एक्वस अवस्था में। एक्वस मतलब पानी में। क्या बनेगा? PbCl2 प्लस Cu। कॉपर यहां पर बनेगा सॉलिड अवस्था में। इसको भी अगर सेव करना है तो सेव कर लेंगे। हो गया? चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ईच अदर। जैसे सोडियम मेटल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1। क्लोरीन नॉन मेटल है, एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। तो हमें पता है क्या कि एक इलेक्ट्रॉन सोडियम क्लोरीन को दे देगा, राइट? सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ चला जाएगा, तो यहां पर Na बन जाएगा पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया इसलिए एक पॉजिटिव, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो ये बन जाएगा Cl निगेटिव। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,0। Cl निगेटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निगेटिव बनने के बाद में 2,8,8, ये 7 का हो गया 8, ये 1 का हो गया इधर 0, NaCl। ये हो गया एक एग्जाम्पल। उसके बाद में एक और एग्जाम्पल लेंगे। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2। अब ये सब चीजें ऑलरेडी आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे कि आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहां पर कितने हैं? 2। कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। तो 8 बनाने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन किसी और से लेना होगा। 6 इलेक्ट्रॉन लेने से बेहतर है खुद के 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो क्लोरीन के साथ में पहला क्लोरीन 17, एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। दूसरा एक और क्लोरीन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन में से ये एक इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन को देगा और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन को देगा। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद में मैग्नीशियम क्या बन जाएगा? Mg2 पॉजिटिव। Mg2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,0 और Cl निगेटिव, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8। दूसरा भी Cl निगेटिव, उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8। केमिकल कंपाउंड कौन सा बना है यहां पर? ये बना है MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। ऊपर कौन सा बना था? ऊपर बना था NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम पॉजिटिव, क्लोराइड निगेटिव। मैग्नीशियम MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, Mg2 पॉजिटिव, एक Cl, एक निगेटिव चार्ज, ऐसे 2 Cl निगेटिव, 2 Cl निगेटिव, ये एक Cl निगेटिव, दूसरा Cl निगेटिव। तो जहां पर आयंस बनते हैं, पॉजिटिव वाला कटायन, निगेटिव वाला अनायन, ऐसा केमिकल बॉन्ड जिसमें आयंस बनते हैं उसे कहा जाता है आयोनिक बॉन्ड। जैसे ये हो गया आयोनिक बॉन्ड। केमिस्ट्री में 3 टाइप के बॉन्ड रहते हैं। कौन सा? आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये 3 टाइप के बॉन्ड रहेंगे। हमें 10th स्टैंडर्ड में सिर्फ आयोनिक और कोवैलेंट बॉन्ड से मतलब था, मतलब है। आयोनिक बॉन्ड हमने 9th स्टैंडर्ड में ही देख लिया है। कोवैलेंट बॉन्ड देखेंगे हम अगले चैप्टर में, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वहां पर पढ़ेंगे कोवैलेंट। यहां हम सिर्फ देख रहे हैं आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड इज प्रेजेंट इन आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड।
ये सभी आयोनिक कंपाउंड है। अब हमारा चैप्टर का नाम क्या है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो यहां पर हम यही देख रहे हैं कि मेटल और नॉन मेटल अगर एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनके बीच में आयोनिक बॉन्ड बनेगा। मेटल बनेगा पॉजिटिव, मेटल बिकम्स पॉजिटिव, ओके, एंड नॉन मेटल बिकम्स नेगेटिव। नॉन मेटल बिकम्स नेगेटिव। अब ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार मेटल पॉजिटिव बने और क्लोरीन नेगेटिव बने। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,3। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन के साथ में कितने क्लोरीन? कंपाउंड क्या बनेगा? AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब हमने देखा सोडियम क्लोराइड आयोनिक बॉन्ड है, आयोनिक कंपाउंड। MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट है, आयोनिक कंपाउंड। AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड ये कोवैलेंट मॉलिक्यूल है। ये आ गया थोड़ा सा एक्सेप्शन, कोवैलेंट मॉलिक्यूल। वरना कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, NaCl आयोनिक, MgCl2 आयोनिक, AlCl3 भी आयोनिक होगा ऐसा लिखकर आ जाते हैं। ऐसा नहीं, AlCl3 कोवैलेंट मॉलिक्यूल है, कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, पहले इसको सेव कर लेंगे, इसको सेव कर लेते हैं, उसके बाद में आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज देखते हैं। हो गया, चलिए अब स्टडी करेंगे। पहले तो लिख लेते हैं आयोनिक बॉन्ड हम किसे कहेंगे। आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है वो तो देख लिया। आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है? द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन complete transfer of electrons from one atom to another atom to form from one atom to another atom and forms oppositely charged ions। इसको अंडरलाइन करेंगे, oppositely charged ions। Such bond is called ionic bond। आयोनिक बॉन्ड को ही इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। ओके, ये आ गया आपका दोबारा 1 मार्क का MCQ का क्वेश्चन। आयोनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। क्वेश्चन कैसा दिया रहेगा? विच वन ऑफ द बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड? आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चौथा ऑप्शन कुछ भी देके रख देंगे। आयोनिक बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड इज प्रेजेंट इन आयोनिक कंपाउंड। उसमें भी मेटल रहेगा पॉजिटिव, नॉन मेटल रहेगा निगेटिव। पॉजिटिव वाले को कहा जाता है कटायन, निगेटिव वाले को कहा जाता है अनायन। पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज इज कॉल्ड एज कटायन, निगेटिवली चार्ज स्पीशीज इज कॉल्ड एज अनायन। आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय complete transfer of electron from one atom to another atom and forms oppositely charged ions, such bond is called ionic bond। कुछ लोगों ने इसको दूसरे फॉर्म में स्टडी किया होगा, मतलब उसकी डेफिनेशन दूसरी होगी। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखो, या फिर द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सच बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। वही है और कुछ नहीं। अब हम प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे
ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब केमिकल रिएक्शंस, ये चीज ध्यान में रखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब ही केमिकल रिएक्शंस। हमें स्टडी करना है प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। कौन सी? फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहली, आयोनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉलिड। आयोनिक कंपाउंड्स आर जनरली नहीं, वैसे सॉलिड ही रहते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉलिड, स्ट्रॉन्ग, सॉलिड एंड हार्ड। दे आर सॉलिड, स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड। अब ये हार्ड क्यों रहते हैं? बिकॉज पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे से ज्यादा अच्छे से बंधे हुए रहेंगे। दे आर हार्ड because of presence of strong interionic interactions। इंटरआयोनिक इंटरैक्शंस मतलब अगर NaCl लेंगे तो Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव। आयोनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉलिड, स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड। क्यों हार्ड रहते हैं? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरआयोनिक इंटरैक्शंस। पॉजिटिव वाला निगेटिव वाला दोनों एक दूसरे को अच्छे से पकड़ के रखेंगे, दोनों एक दूसरे को अच्छे से पकड़ के रखेंगे। तो एक पॉजिटिव, उसके सराउंडिंग में ढेर सारे निगेटिव रहेंगे, फिर एक निगेटिव, उसके सराउंडिंग में ढेर सारे पॉजिटिव रहेंगे। जब आप सॉलिड स्टेट स्टडी करेंगे 12th स्टैंडर्ड में, जो सॉलिड स्टेट नामक चैप्टर आता है, तो आयोनिक क्रिस्टल ऑफ NaCl करके टॉपिक आता है। और हमें पता है सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग रहते हैं। तो यहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है। क्यों? पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में हमेशा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग रहेंगे। पॉजिटिव वाला निगेटिव को अच्छे से पकड़ के रखेगा, निगेटिव वाला भी पॉजिटिव को अच्छे से पकड़ के रखेगा। ये हो गई पहली प्रॉपर्टी। और 3 प्रॉपर्टी हमें स्टडी करनी, इसको पहले सेव कर लेंगे। हाँ, सेव करने से पहले यहां पर एक डायग्राम दी हुई है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, मैंने बताया। उसमें अगर हम आयरन नेल डालेंगे तो क्या हो जाएगा? रिएक्शन होने के पहले की अवस्था, रिएक्शन होने के बाद की अवस्था। ये रिएक्शन आपको प्रैक्टिकल में भी रहेगी। कॉपर सल्फेट, ये जो ब्लू कलर की टेस्ट ट्यूब दिख रही है वो है कॉपर सल्फेट, और उसके अंदर एक लोहे का खिल्ला आयरन नेल इंसर्ट की हुई है। थोड़ी देर बाद ब्लू कलर ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा। यहां पर ब्लू कलर का सॉल्यूशन ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में बन जाएगा, और जो लोहा यहां पर था उसका वजन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां से लोहा जो है वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो हमने स्टार्टिंग में देखी। ओके, उसकी डायग्राम मैंने यहां लगा दी थी। चलिए इसको भी सेव कर लेंगे, सेव करेंगे, बाकी फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करते फिर। हो गया? चलिए दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी जिसका चार्ट ऑलरेडी आपको दिख रहा है, आयोनिक कंपाउंड ब्रैकेट में इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। कंपाउंड को शॉर्ट में लिखा है। आयोनिक कंपाउंड्स को ही कहा जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। आयोनिक कंपाउंड्स का जनरली मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब जहां सॉलिड से बनता है लिक्विड, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड का बनेगा लिक्विड मतलब मेल्टिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का बनेगा गैस मतलब बॉइलिंग पॉइंट। तो आपके स्क्रीन पर देखिए, ये टेबल आपकी बुक में भी होगा,
आयोनिक कंपाउंड दिया है सोडियम क्लोराइड, उसका मेल्टिंग पॉइंट दिया है 1074 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है 1686 केल्विन। LiCl लिथियम क्लोराइड, मेल्टिंग पॉइंट 887 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट 1600 केल्विन। वैसे आपको ये लर्न नहीं करना है, हम देख रहे हैं बस कि आयोनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कितने ज्यादा होते हैं। वो इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव, जैसा मैंने अभी आपको बताया, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एक दूसरे को बहुत टाइटली बांधे हुए रखते हैं। तो पॉजिटिव और निगेटिव को सेपरेट करने के लिए हमें बाहर से जो टेम्परेचर सप्लाई करना पड़ेगा वो ज्यादा टेम्परेचर सप्लाई करना पड़ेगा। आपने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड थर्मल एनर्जी पढ़ी होगी 9th स्टैंडर्ड में, मैटर इन आवर सराउंडिंग, पहले ही चैप्टर में, कि सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहते हैं और अगर जितना स्ट्रॉन्ग सॉलिड उसको पिघलाने के लिए हमें उतना ज्यादा टेम्परेचर सप्लाई करना होगा। तो हमें पता है आयोनिक कंपाउंड जनरली सॉलिड रहते हैं, हार्ड रहते हैं, तो वो हार्ड होने के कारण ज्यादा टेम्परेचर सप्लाई करना होगा। आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। Because more energy is to be supplied. एनर्जी मतलब यहां हीट एनर्जी की बात हो रही है। To overcome the ionic interactions. To overcome the ionic interactions. ओके, ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, आयोनिक कंपाउंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं भी लिख रहा हूं। आयोनिक कंपाउंड्स आर जनरली soluble in polar solvents and insoluble in non-polar solvent. Solvents such as kerosene, benzene. ओके, केरोसिन, बेंजीन, ऐसे सॉल्वेंट्स में वो डिसॉल्व नहीं होगा। इवन पेट्रोल में भी डिसॉल्व नहीं होते। देखिए, आयोनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स एंड इनसोल्यूबल इन सॉल्वेंट्स सच एज केरोसिन, बेंजीन एंड पेट्रोल। अब एक चीज ध्यान में रखेंगे, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। वाटर का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का, उल्टा वी, इन्वर्टेड वी शेप। उल्टा वी मतलब इन्वर्टेड वी शेप। वाटर में हाइड्रोजन होते हैं डेल पॉजिटिव, दोनों हाइड्रोजन डेल पॉजिटिव, और ऑक्सीजन होता है डेल निगेटिव। डेल का मतलब थोड़ा सा, हाइड्रोजन थोड़ा सा पॉजिटिव, ऑक्सीजन थोड़ा सा निगेटिव। तो आयोनिक कंपाउंड वाटर में क्यों सोल्यूबल होते हैं उसका रीजन बताता हूं। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर NaCl, इसको वाटर में ऐड किया, NaCl को वाटर में ऐड किया, क्या बनेगा? Na पॉजिटिव हो जाता है अलग, Cl निगेटिव हो जाता है अलग। तो यहां ध्यान देंगे, Na पॉजिटिव, तो इसको वाटर अपना निगेटिव टर्मिनल देके स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। एक वाटर मॉलिक्यूल, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, तीसरा वाटर मॉलिक्यूल, चौथा वाटर मॉलिक्यूल, अनगिनत वाटर मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन होता है डेल निगेटिव, तो Na पॉजिटिव को वाटर अपना डेल निगेटिव पोर्शन सप्लाई करके स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। और हमें पता है यूनिवर्स में हर चीज तभी बनती है जब वो स्टेबल रह सके। ये चीज ध्यान में रखेंगे, यूनिवर्स में हर चीज तभी बनेगी जब वो बनने के बाद स्टेबल हो सके। अगर नमक पानी में ऐड होने के बाद, सोल्यूबल होने के बाद अगर
समझ लीजिए स्टेबल नहीं रह सकता तो वो कभी सोल्यूबल नहीं होगा। वो क्यों सोल्यूबल हो रहा है, वो क्यों डिसॉल्व हो रहा है? डिसॉल्व होने के बाद वो स्टेबल रह सकता है। हमने उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम किया वाटर के पोलर पॉइंट ऑफ व्यू से। वाटर का स्ट्रक्चर कैसा रहता है? ऐसा, H2O, ऑक्सीजन डेल निगेटिव, हाइड्रोजन डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव। अब पॉजिटिव कौन है? Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव को वाटर ने अपना निगेटिव टर्मिनल देके स्टेबलाइज करने की कोशिश की है। सिमिलरली Cl है निगेटिव, तो यहां पर वाटर मॉलिक्यूल इससे अपना पॉजिटिव टर्मिनल देके स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। ध्यान देंगे इस चीज को। हाइड्रोजन होता है डेल पॉजिटिव, हाइड्रोजन होता है डेल पॉजिटिव, हाइड्रोजन होता है डेल पॉजिटिव। तो Cl निगेटिव को पानी ने अपना पॉजिटिव टर्मिनल दिया है। ये देखिए पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव का मुंह कर दिया निगेटिव की तरफ। Cl निगेटिव की तरफ वाटर के पॉजिटिव वाला मुंह आ गया। Na पॉजिटिव की तरफ वाटर के निगेटिव टर्मिनल का मुंह आ गया। मतलब जहां पर आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड लेंगे, वाटर में ऐड करेंगे, फिर उसके बनेंगे आयंस। पॉजिटिव वाले को पानी अपना निगेटिव टर्मिनल देके स्टेबलाइज करेगा, निगेटिव आयन को पानी अपना पॉजिटिव टर्मिनल देके स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, जैसे हमने यहां पर देखा। और जैसे बेंजीन, पेट्रोल, केरोसिन, ये पोलर मॉलिक्यूल्स नहीं है, ये नॉन पोलर केमिकल्स है। ओके, इनमें पॉजिटिव, जैसे वाटर में कैसा पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल बन गया, वैसा यहां पर नहीं होता। किसके साथ? केरोसिन, पेट्रोल, बेंजीन, इनके साथ पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल नहीं होते, इसीलिए फिर वो आयोनिक कंपाउंड को डिसॉल्व नहीं कर सकते। और पानी ढेर सारे वैरायटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स को, बहुत सारे आयोनिक कंपाउंड्स को खुद में सोल्यूबल कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। क्यों? उनके पॉजिटिव को अपना निगेटिव टर्मिनल दे देगा, निगेटिव वाले को पॉजिटिव टर्मिनल दे देगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीसरा पॉइंट। इसको सेव कर लेंगे, फिर लास्ट वाला पॉइंट डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज का। सेव करेंगे इसको, हो गया। चलिए अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे आयोनिक कंपाउंड की। आयोनिक कंपाउंड्स मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड्स डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी in their solid form, but conducts electricity in their molten state. मोल्टन स्टेट मतलब पिघली हुई अवस्था। जब आयोनिक कंपाउंड को पिघलाएंगे तब वहां से इलेक्ट्रिक करंट भाग सकता है, इन देयर मोल्टन स्टेट और इन देयर एक्वस स्टेट। एक्वस स्टेट मतलब पानी में। यहां ध्यान देंगे, जैसे NaCl, अब सोडियम क्लोराइड, नमक सभी ने देखा है, खाया है। सोडियम क्लोराइड मतलब खाने का नमक। तो सॉलिड अवस्था में आयोनिक कंपाउंड से इलेक्ट्रिक करंट नहीं भाग सकता। इसी चैप्टर के पहले वीडियो में मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज जब स्टडी की थी मेटल्स और नॉन मेटल्स की, तो वहां पर एक पॉइंट आया था, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसमें मैंने एक चीज बताया था कि अगर ये मेटल रॉड है, ओके, इसको अगर मैंने बैटरी से या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट से जोड़ दिया तो क्या होगा, उस रॉड के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट भाग सकता है। अगर ऐसे हाथ लगाऊंगा तो मुझे भी इलेक्ट्रिक करंट लगेगा। मेटल रॉड से इलेक्ट्रिक करंट भाग सकता है, तो क्या आयोनिक कंपाउंड से इलेक्ट्रिक करंट भाग सकता है? सॉलिड अवस्था के आयोनिक कंपाउंड से इलेक्ट्रिक करंट नहीं भाग सकता। अगर नमक एकदम ड्राई वाला, गीला नमक नहीं, ड्राई नमक में अगर आप
इलेक्ट्रोड्स इंसर्ट करेंगे तो वहां से इलेक्ट्रिक करंट नहीं भागता। लेकिन ये डायग्राम दिख रही है आपको, अगर समझ लीजिए इस डायग्राम में, वैसे तो यहां पर सॉल्ट सॉल्यूशन है, वाटर एक्वस सॉल्यूशन है, लेकिन मान लीजिए एक बहुत बड़ा कंटेनर है, उस कंटेनर में मोल्टन NaCl, पिघला हुआ NaCl, पिघली हुई अवस्था का नमक, अगर वहां से इलेक्ट्रिक करंट दौड़ाएंगे तो वहां से इलेक्ट्रिक करंट भागेगा। आयोनिक कंपाउंड्स सॉलिड अवस्था में इलेक्ट्रिक करंट नहीं भाग सकता। आयोनिक कंपाउंड्स या तो उसको पिघलाओ, इलेक्ट्रिक करंट भाग सकता है, भागेगा, या फिर उसे पानी में ऐड कर दो, इलेक्ट्रिक करंट भाग सकता है। तो यहां पर आपको दो रॉड्स दिख रही होंगी, राइट? ये दो रॉड्स जो बैटरी या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट से अटैच्ड है। तो एक रॉड रहती है एनोड, ओके, और एक रॉड रहती है कैथोड। यहां ध्यान देंगे, एक रॉड का नाम है एनोड और दूसरी नाम का रॉड का नाम रहता है कैथोड। तो NaCl, Cl निगेटिव क्या है? अनायन। अनायन जाता है एनोड के पास, और Na पॉजिटिव क्या है? कटायन। कटायन जाता है कैथोड के पास, ऐसे ध्यान में रखेंगे। अनायन मतलब निगेटिव, अनायन जाता है एनोड के पास, निगेटिव जिसके पास जाएगा वो रहेगा पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल इज एनोड। कटायन पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिव वाला जाता है कैथोड के पास, कटायन पॉजिटिव तो कैथोड निगेटिव टर्मिनल। निगेटिव टर्मिनल ऑफ व्हाट? निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। अनायन जाएगा एनोड के पास, कटायन जाएगा कैथोड के पास। तो यह हो गया मोल्टन NaCl का, NaCl सोडियम क्लोराइड मोल्टन अवस्था में, मोल्टन। तो क्या एक्वस अवस्था का NaCl इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता क्या? बिल्कुल कर सकता है। मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। प्लीज अंडरस्टैंड, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने स्टडी की थी चैप्टर 1 में। इलेक्ट्रोलाइसिस ये शब्द तीनों भी चैप्टर में आता है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में आता, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में आता, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ये शब्द आएगा अगले लेक्चर्स में, अपकमिंग लेक्चर्स में, जहां हम सेपरेशन ऑफ मेटल्स को स्टडी करेंगे। तो वहां पे एक और रिएक्शन आएगी इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये ऐसा इलेक्ट्रोलाइसिस ये एक ऐसा शब्द है जो तीनों भी चैप्टर में आता है। ठीक है, क्या था हमारा लास्ट पॉइंट? आयोनिक कंपाउंड डज नॉट कंटेन इलेक्ट्रिसिटी इन इट्स सॉलिड स्टेट बट इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन इट्स मोल्टन स्टेट एंड एक्वस स्टेट। तो क्यों एक्वस स्टेट और मोल्टन स्टेट में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? वो इसलिए क्योंकि मोल्टन स्टेट में और एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट तभी भाग सकता है जब उसमें पॉजिटिव और निगेटिव आयंस हो। निगेटिव वाला जाएगा एनोड के पास, पॉजिटिव वाला जाएगा कैथोड के पास। तो यहां पर जितने भी पॉजिटिव निगेटिव रहेंगे अपने रिस्पेक्टिव टर्मिनल्स की तरफ भागेंगे। उसकी वजह से उस सॉल्यूशन में क्या भागेगा? इलेक्ट्रिक करंट। यहां हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड कंप्लीट होता है। आई नो बाकी के कंपैरिजन में ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट रहेगा। अगले लेक्चर में हम देखेंगे सेपरेशन ऑफ मेटल्स, किन्हें कहेंगे हम? मिनरल्स। ओर्स किसे कहते हैं, और मेटल को अर्थ क्रस्ट में से हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, स्टडी करेंगे अगले लेक्चर में। इसको सेव कर लेंगे वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। सेव कर लेंगे इसको।